Hello student, welcome to my channel. Today I will discuss about this topic. The name of this topic electromagnetism. हिंदी में इसको विद्युत चुंबकत्व कहते हैं। क्या होता है विद्युत चुंबकत्व? समझो, जिसमें विद्युत धारा से उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकत्व कहते हैं। इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं? इस चैप्टर का नाम हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव भी दे सकते हैं। समझ गए? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्या होता है विद्युत चुंबकत्व? इसमें हम सबसे पहले चुंबक के बारे में समझेंगे। क्या होता है चुंबक? इसका इतिहास तो बहुत लंबा है, चलिए समझ लेते हैं। अगर हम पुराने जमाने की बात करें तो एक स्थान था, क्या? एशिया माइनर। एशिया माइनर। अगर हम अपने बाबा के बाबा के बाबा के बाबा 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 जोड़ते चले जाइए तो आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। एक जगह थी, कौन? एशिया माइनर। यहाँ पर एक पहाड़ी थी जिसका नाम था क्या? मैग्नीशिया। मैग्नीशिया नाम की पहाड़ी थी। जो पुराने जमाने के लोग हुआ करते थे तो उनके जूतों में, जो वो लोग जूते पहनते थे, उनमें लोहे की बाट लगी होती थी। क्या लगी होती थी? लोहे की बाट। और जब ये लोग यहाँ पर टहलने जाते थे तो जो इनके लोहे जूते होते थे वो इस पहाड़ी में चिपक जाते थे। और जो इनकी लाठी होती थी ये, इसमें भी यहाँ पर लोहे का बाट लगा हुआ था तो वो भी इस पहाड़ी पे चिपकती थी। तो इन लोगों ने तो वैज्ञानिक तरीके से नहीं इसको लिया, लेकिन जब बाद में वैज्ञानिक आए तो उन्होंने इस जगह को क्या नाम दे दिया? इस पत्थर को क्या नाम दे दिया? मैग्नेट नाम दे दिया, जिसको हम लोग चुंबक कहते हैं। यानी हम चुंबक की परिभाषा किस प्रकार दे सकते हैं? एक ऐसा पत्थर जो किसी चुंबकीय वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। समझ गए? लोहा हो गया, निकिल हो गया, इन सब चीजों को ये आकर्षित करता था अपनी ओर। इसमें एक गुण पाया गया जो लोहा, कोबाल्ट, निकिल आदि धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करता था। तो हम इसकी परिभाषा किस प्रकार देख सकते हैं? प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में एक पत्थर पाया जाता है जो आयरन, कोबाल्ट और निकिल जैसी धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। समझ गए क्या होता है चुंबकत्व? चुंबक। अब बात करते हैं हम चुंबक के प्रकार की। तो चुंबक के दो प्रकार होते हैं, एक प्रकृति में पाया जाता है और एक कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। एक नेचुरल चुंबक होता है और एक आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है। जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है उसको नेचुरल मैग्नेट, और जो कृत्रिम विधियों द्वारा बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। अब कुछ समझ लेते हैं नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट की प्रॉपर्टीज। जो नेचुरल मैग्नेट होता है उसका आकर्षण बल, जो उसकी आकर्षित करने की क्षमता होती है वो बहुत कम होती है। और जो नेचुरल मैग्नेट होता है इसकी आकृति और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं, कोई निश्चित नहीं होता। और इसका यूज हम लोग प्रैक्टिकल में भी यूज नहीं कर सकते, यानी प्रायोगिक कार्यों में भी नेचुरल मैग्नेट का उपयोग हम नहीं कर सकते। अब जब बात आती है कृत्रिम चुंबक की, जब कृत्रिम चुंबक की बात आती है तो इसका जो आकृति और आकार दोनों निश्चित होते हैं, और जो आकर्षण बल होता है वो भी प्रबल आकर्षण बल होता है। यानी यह चीजों को अपनी ओर तेजी से आकर्षित करता है, और इसी का यूज हम लोग प्रायोगिक कार्यों में करते हैं। समझ गए?
अब हम लोग समझ लेते हैं क्या चुंबक के ध्रुवों के बारे में। समझ गए? पोल्स ऑफ मैग्नेट क्या होते हैं, चुंबक के ध्रुव। इसके लिए आप क्या करिए, चुंबक के ध्रुव, आप एक चुंबक लीजिए, ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया, और एक कील भरा बॉक्स लीजिए जिसमें लोहे की कील भरी हुई हो, लोहे की कील। और आप क्या करिए, इस चुंबक को इस कील भरे बॉक्स में खूब जम के रगड़िए और फिर इसको बीच में पकड़ के ऐसे उठा दीजिए। तो आप क्या देखेंगे, ये कुछ जो कील है वो यहाँ पर लिपट जाएंगी, यानी इसके किनारों पर लिपट जाएंगी, लिपटेंगी यहाँ भी लेकिन इधर की मात्रा में कम लिपटेंगी। तो हम क्या कह सकते हैं, जहां पर चुंबक की आकर्षण क्षमता सबसे अधिक होती है उसको क्या कहते हैं, चुंबक के ध्रुव कहते हैं। समझ गए? ये दो प्रकार के होते हैं, एक नॉर्थ पोल्स और एक साउथ पोल, यानी एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। समझ गए? मिटा दें। अब कुछ लोगों के अंदर एक कंफ्यूजन होगी कि जो चुंबक की आकर्षण क्षमता होती है वो किनारों पर ही क्यों होती है। तो समझो, जो चुंबक होता है इसके अंदर भी कई छोटे छोटे चुंबक होते हैं। ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया, इसके अंदर भी कई छोटे छोटे मैग्नेट होते हैं, जैसे ये नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, ये इसका नॉर्थ पोल हो गया, इसका साउथ पोल हो गया, ये इसका नॉर्थ पोल हो गया, इसका साउथ पोल हो गया। तो होता क्या है कि ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल आपस में मिलकर कैंसिल हो जाते हैं। तो लास्ट जो बचता है वो ये नॉर्थ पोल बचता है और ये साउथ पोल बचता है, यानी ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। इस वजह से इसकी आकर्षण क्षमता किनारों पर अधिक होती है। चूंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल मिलकर कैंसिल हो जाते हैं, जो किनारों पर बचता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये आपस में ही जूझ पड़ते हैं, इसलिए इसकी आकर्षण क्षमता किनारों पर सबसे ज्यादा होती है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे क्या ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल अलग किए जा सकते हैं? ना, ये अलग नहीं हो सकते। अगर सपोज दैट ये एक चुंबक है, ये इसका नॉर्थ पोल और ये इसका साउथ पोल, अगर हम इसको बीच से काट दें ऐसे, ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल, तो बच्चा ये इसका साउथ पोल हो जाएगा और ये इस तरफ भी इसका साउथ नॉर्थ पोल हो जाएगा। हमने बताया था ना कि छोटे छोटे चुंबक भी होते हैं। अगर हम चुंबक के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जैसे भी टुकड़े कर दें तो भी नॉर्थ और साउथ पोल को अलग नहीं किया जा सकता। आज तक कोई धरती में पैदा नहीं हुआ जो नॉर्थ और साउथ पोल को अलग कर दे। समझ गए? चलिए, तो हम आज आते हैं कहाँ पर, ऑर्स्टेड के प्रयोग पर। यहीं से बच्चा शुरुआत हुई थी किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, विद्युत चुंबकत्व की। और सबसे पहले जो इसकी अवधारणा दी थी वो ऑर्स्टेड ने ही दी थी। क्या था ऑर्स्टेड का प्रयोग, इसको अच्छे से समझना। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक चालक लिया और उसको एक बैटरी से कनेक्ट करवा दिया और एक कंपास ले आए। कंपास को, ये जो इन्होंने सिस्टम बनाया, इसके बगल में एक कंपास रख दिया। फिर इन्होंने क्या किया कि इस
सिस्टम में इन्होंने धारा प्रवाहित की, तो इन्होंने देखा कि कंपास की जो सुई है उसमें एक हलचल उत्पन्न हो जा रही है। फिर इन्होंने क्या किया, फिर जो बैटरी लगाई थी, जिस धारा प्रवाहित की थी, उस धारा की दिशा चेंज कर दी। तो इन्होंने क्या देखा, जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र था वो भी बदल जा रहा था, यानी जो चुंबकीय सुई की दिशा थी वो भी विपरीत हो जा रही थी। इन्होंने क्या किया, एक चालक लिया, ये एक चालक है, इन्होंने इसको बैटरी से जोड़ दिया और एक स्विच लगा दिया। और धारा प्रवाहित नहीं की। और एक कंपास ले आए, इसको इसके बगल में रखा, इन्होंने अपने दूसरे प्रयोग में क्या किया, इन्होंने यही चालक लिया, इसको पुनः बैटरी से जोड़ा, लेकिन अब की बार इन्होंने क्या किया, इस पर धारा प्रवाहित कर दी। तो इन्होंने देखा कि जो ये चुंबकीय सुई है इसमें थोड़ी सी हलचल पैदा हुई, यानी ये जो नॉर्थ पोल है वो यहां से होकर यहां पर आ गया। क्या हलचल हुई, ये नॉर्थ पोल नीचे आ गया और साउथ पोल ऊपर चला गया। इनका दिमाग फिर ठनका, इन्होंने क्या किया, पुनः यही चालक लिया, फिर इन्होंने बैटरी से जोड़ा। अब की बार इन्होंने क्या किया, धारा चेंज कर दी, धारा की दिशा चेंज कर दी। तो इन्होंने क्या पाया, ये जो चुंबकीय सुई थी, जो इसकी दिशा थी, ये साउथ पोल नीचे आ गया और ये नॉर्थ पोल ऊपर चला गया। ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। इन्होंने ये कुल मिलाकर 3 प्रयोग किए और अलग अलग मत दिए। इन्होंने क्या कहा, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित नहीं होती है तो चालक में किसी प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनता है। इन्होंने क्या कहा, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित नहीं होती है तो चालक में किसी भी प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनता है। जब इन्होंने अपना दूसरा प्रयोग किया तो इन्होंने क्या किया कि जब किसी चालक में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय सुई होती है उसमें हलचल मच जाती है, जिससे यह सिद्ध होता है कि कोई धारावाही चालक अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। और तीसरे प्रयोग में इन्होंने क्या किया, धारा की दिशा को चेंज कर दिया। तब इन्होंने क्या मत दिया कि अगर हम परिपथ की धारा चेंज कर दें तो जो बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र है वो भी इसके विपरीत बनेगा। समझ गए, ये था ऑयस्टेड का प्रयोग। कुल मिलाकर ऑयस्टेड के प्रयोग से निष्कर्ष क्या निकला, यानी जो धारावाही चालक होगा जिसमें धारा प्रवाहित हो रही होगी तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र भी होगा, यानी धारावाही चालक होगा तो चुंबकीय
क्षेत्र भी होगा। धारावाही चालक के साथ चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। पहले जमाने में क्या होता था, ये विद्युत चैप्टर हम लोग अलग पढ़ते थे और चुंबकत्व चैप्टर को हम अलग पढ़ते थे। लेकिन जब ऑर्स्टेड ने अपने प्रयोग में यह सिद्ध कर दिया कि जो धारावाही चालक होगा वहां पर चुंबकीय क्षेत्र भी होगा, यानी जहां पर विद्युत होगा वहां पर चुंबकत्व भी होगा। आगे आपको एक साइंटिस्ट और मिलेंगे फैराडे, वो ये बताएंगे कि जहां चुंबकत्व होगा वहां विद्युत धारा भी होगी। तो यहीं से बच्चा शुरुआत हुई क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, यानी विद्युत चुंबकत्व की। समझ गए? चलिए अब हम लोग समझेंगे क्या, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र? इन्होंने उत्पन्न तो कर दिया, लेकिन होता क्या चुंबकीय क्षेत्र, उसके बारे में जानेंगे। मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। समझो, ये कोई चुंबक रखा है, अगर हम इसके पास कोई लोहे की कील ला के रख दें तो ये इसको अपनी ओर आकर्षित कर देता है। यहाँ पर रखें तो ये इसको भी आकर्षित कर देता है, यहाँ रखें तो ये भी आकर्षित कर देता है। यानी इसके चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र बन जाता है जहाँ से वस्तुओं को आकर्षित कर सकता है। तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। यानी किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर रखी वस्तु को वह आसानी से अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, तो उसे क्या कहते हैं, चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। समझ गए? अब हम लोग समझेंगे क्या, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। अभी हमने आपको बताया क्या, जहां चुंबक होता है उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। अगर हम यहाँ पर एक कोई वस्तु को रखें तो ये इसको बहुत तेजी के साथ आकर्षित करेगा। अगर हम यहाँ पर एक वस्तु करें तो थोड़ा धीमे आकर्षित करेगा। अगर हम यहाँ पर रखें तो और धीमे आकर्षित करेगा। लेकिन एक सज्जन आए, इन्होंने आखिरकार हमसे पूछ ही लिया कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। तो ये जो बात बताएगी, ये कौन बताएगी, हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताएगी। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वह भौतिक राशि है जो किसी स्थान पर, जो चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बताती है, उसको क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। समझ गए? अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित कुछ नोट पॉइंट समझ लेते हैं। इसको हम लोग कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं। क्या से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल बी से। और ये कैसी राशि है, यह सदिश राशि है। इसकी दिशा हम लोग समझेंगे, जो कागज तल के लंबवत अंदर की ओर दर्शानी हो तो हम कैसे दर्शाएंगे, अगर कागज तल के लंबवत बाहर की ओर दर्शानी हो तो हम कैसे दर्शाएंगे, और दंड चुंबक में दर्शानी हो तो हम लोग कैसे दर्शाएंगे। अगर हम कागज तल के लंबवत अंदर की ओर अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाते हैं तो उसको हम क्रॉस लगाकर प्रदर्शित करते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, इशारों में बातें हो जाती हैं। और जब हम लोग
इसको बाहर की ओर प्रदर्शित करते हैं तो इसको डॉट लगाकर प्रदर्शित करते हैं, ऐसे 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 ऐसे। अगर हम यही बात करें दंड चुंबक में, दंड चुंबक में तो जो नॉर्थ टू साउथ की ओर जो दिशा प्रदर्शित होगी उसको हम इस एरो से प्रदर्शित करेंगे, और जो साउथ टू नॉर्थ की ओर दिशा प्रदर्शित होगी उसको इस एरो से प्रदर्शित करेंगे। तो आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा समझ गए। अब हम लोग क्या समझेंगे? अब हम लोग समझेंगे किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। सपोज दैट ये कोई एक धारावाही चालक है। एक कैसा चालक है? धारावाही चालक, जिसमें ये धारा आई बह रही है। इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? हम अपना दाहिना हाथ लाएंगे और ये जो अंगूठा है ना, ये इसको इन अंगुलियों के एकदम 90 डिग्री पर रखेंगे और इस अंगूठे को धारा की दिशा में रखेंगे, ऐसे। तो ये हमारी अंगुलियां अंदर की ओर जा रही हैं, तो इसका मतलब जो यहाँ का क्षेत्र होगा वो अंदर की ओर होगा, अंदर की ओर होगा, ऐसे ना। ये धारा की दिशा, तो हमारी उंगलियां जिधर जाएंगी वही होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यानी कागज तल के लंबवत अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। अगर हम बात करें यहाँ की, तो यहाँ हमारी उंगलियां बाहर आ रही हैं, तो ये कैसी हो जाएगी? कागज तल के लंबवत बाहर की ओर। जिसको हम डॉट लगाकर प्रदर्शित करते हैं, और इसको हम क्रॉस लगाकर प्रदर्शित करते हैं। समझ गए? धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे निकाली जाती है। अब हम लोग समझेंगे क्या? बायो और सेवर्ट का नियम। क्या समझेंगे? बायो सेवर्ट का नियम। एक महत्वपूर्ण बात बताएं, ये दोनों अलग अलग वैज्ञानिक हैं, इनको एक ही ना समझ लेना, ठीक है। इन्होंने क्या बताया? किसी धारावाही चालक में जिसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है, किसी धारावाही चालक की अगर हम कोई अल्पांश लंबाई ले लें, जैसे ये इसका एक छोटा सा खंड ले लिया, माना इसकी लंबाई डेल्टा एल है, इससे r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है जो प्रवाहित धारा के साथ थीटा एंगल का कोण बना रहा है। इस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो इसको ज्ञात किया था किसने? बायो और सेवर्ट ने। इन्होंने 4 बातें बताई थी। कौन कौन सी? जो चुंबकीय क्षेत्र, जो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा वो प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। दूसरी बात में इन्होंने क्या बताया? जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा वो इस धारावाही चालक के अल्पांश खंड डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होगा। तीसरी बात में इन्होंने क्या बताया? जो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा वो साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होगा।
और चौथी बात में इन्होंने क्या बताया, जो इससे बिंदु P की दूरी होगी r, उसके 1/r² के अनुक्रमानुपाती होगा, यानी इसके वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो इन्होंने टोटल 4 बातें बताई, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो I के अनुक्रमानुपाती होगा, जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो डेल्टा L के अनुक्रमानुपाती होगा, जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होगा। और चौथी बात में इन्होंने क्या बताया, दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा। अगर हम इन चारों को मिला दें तो क्या होगा, जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो प्रोपोर्शनल टू होगा I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन r² के। और जब हम इसको हटाते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू लाते हैं, तो जो b का मान आया वो μ0/4 ये कांस्टेंट लिया गया, और I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन r², जहाँ पर μ0 क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता है। समझ गए। अब हम लोग μ0 के मात्रक के बारे में समझ लेते हैं। इसको मिटा दें। अगर हम यहाँ से μ0 का मान निकालें, अगर हम यहाँ से μ0 का मान निकालना चाहें तो कितना आएगा, b इंटू 4 इंटू r² अपॉन I डेल्टा L साइन थीटा। आपने बल का फार्मूला पढ़ा होगा, F बराबर IBL साइन थीटा। अगर हम यहाँ से b का मान निकालें, F अपॉन IL साइन थीटा, तो यहाँ से जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर। और जो लंबाई का मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर। तो जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक निकल के आया वो क्या निकल के आया, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो हम यहाँ पर सभी के मात्रक रखते हैं। जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक निकल के आया वो क्या निकल के आया, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। और जो r² का मात्रक है वो क्या है, मीटर स्क्वायर। अपान में I का मात्रक क्या है, एम्पियर। और जो डेल्टा L का मान मात्रक होगा वो भी मीटर में ही होगा, और साइन थीटा का मान कुछ नहीं। तो ये जो मीटर स्क्वायर है से ये मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो जो μ0 का मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति ये एम्पियर स्क्वायर। समझ गए। अगर हम इसकी विमा निकालना चाहें तो जो बल की विमा होती है वो क्या होती है, mL/t-2, और एम्पियर की अपान में हो जाएगी क्या, A2। तो हम इसको ऊपर लाएंगे तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, mL/t-2 और A-2। ये किसकी विमा होगी, μ0 की। समझ गए। मिटा दें। अब हम लोग समझ लेते हैं μ0 का मान कितना होता है। जो μ0 का मान होता है वो 4 पाई इंटू 10 के पावर -7 होता है। μ0 का मान कितना होता है, μ0 का जो मान होता है वो कितना होता है, 4 पाई इंटू 10 के पावर -7।
7 होता है। अगर आप कौन सा मान यूज करोगे, म्यू नॉट अपान 4 पाई का, तो म्यू नॉट अपान 4 पाई का मान कितना हो जाएगा 1 इंटू 10 के पावर -7। अगर हम बात करें म्यू नॉट अपान 2 पाई के मान की, तो इसका मान कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 के पावर -7। ये इसके वैल्यू हो गए। चलिए हम लास्ट चीज और समझ लेते हैं, क्या, निर्वात की चुंबकशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता, यानी म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में संबंध। आप एक एक करके नोट्स बना लेना। आप पहले हेडिंग लिखना, क्या, निर्वात की चुंबकशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता में संबंध। म्यू नॉट का मान क्या होता है 4 पाई इंटू 10 के पावर -7, और म्यू नॉट का जो मात्रक हमने बताया वो क्या होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। इसको समीकरण 1 दे देते हैं। और हम बात करें एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, ऐसे समझो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 1/9 इंटू 10 के पावर 9। अगर हम यहाँ से सिर्फ एप्सिलॉन नॉट का मान निकालें तो ये कितना आ जाएगा 1/4 पाई 9 इंटू 10 के पावर 9। जो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है वो क्या होता है कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। यही तो होता है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। तो इसको हम समीकरण नंबर 2 देते हैं। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 की मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना दिया हुआ है 4 पाई इंटू 10 के पावर -7 अपॉन ये कितना आ जाएगा 1/4 पाई इंटू 9 इंटू का गुणा होगा तो अपॉन में आ जाएगा इंटू 10 के पावर 9। अब मात्रक की गुणा कराते हैं तो ये कितना होगा न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, और ये कितना होगा कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। ये जो 10 के पावर -7 है इसको हम नीचे लेकर कर आएंगे। और कूलम आपने एक फार्मूला पढ़ा हो था, क्या, Q बराबर IT, इसका मात्रक कूलम, और जो इसका मात्रक होगा वो क्या होगा एम्पियर, और जो समय का मात्रक होगा वो क्या होगा सेकेंड। यानी हम कूलम को क्या लिख सकते हैं एम्पियर सेकेंड। तो ये कूलम स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं एम्पियर सेकेंड का होल स्क्वायर। तो जो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का मान आएगा वो क्या आएगा, हम इसको नीचे ले आएंगे तो 1/9 इंटू 10 के पावर 9 7 16 हो जाएगा। और इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये एम्पियर का स्क्वायर इंटू सेकेंड का स्क्वायर अपॉन एम्पियर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर। एम्पियर स्क्वायर से एम्पियर स्क्वायर कट गया। इसके बाद हम लोग क्या म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इस सेकेंड स्क्वायर को अपॉन में लाएं तो ये इधर 1 हो जाएगा, इसके बटे में लिख सकते हैं, इसको सेकेंड स्क्वायर को लिख सकते हैं ना, तीसरा बट्टा ऊपर चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ गए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 10 के पावर 16 इंटू मीटर बटा सेकेंड, मीटर का स्क्वायर सेकेंड का स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/9
3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड का होल स्क्वायर। और ये क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल, जिसको हम c से प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? c, यानी मीटर प्रति सेकेंड, मात्रक भी वही बन गया। तो जो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का मान आया वो 1/c² के इज इक्वल आया। ये होता है क्या? म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में संबंध। समझ गए? आज हमने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैप्टर में कुछ थोड़ा सा बेसिक बताया। इसके बाद आगे वाली चैप्टर में और विस्तार से डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर।